1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बिना परमिशन के कश्मीर जाने पर अरेस्ट कर लिया गया। तब वहां पे कौन सी सिक्योरिटी थी, क्योंकि कस्टडी के दौरान ही उनका निधन हो गया था। आज जम्मू कश्मीर में एम्स है, IIT है, IIM है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। एक अनोखी और दिलचस्प सफर की करते हैं शुरुआत। हाय एवरीबॉडी, दिस इज गौरव महाजन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉम्बाइन एजुकेशन। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल कॉम्बाइन एजुकेशन पे। आज की इस वीडियो में हम भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का रोल समझने वाले हैं जम्मू कश्मीर में 1947 से लेके 2024 तक, जाने जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली तब से लेके आज 2024 तक भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में क्या रोल रहा है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस सफर में हम कई सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान से लेके जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का उग्र रूप तक, एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 37 से लेके 2014 में जो कोलिजन गवर्नमेंट बनी थी बीजेपी और पीडीपी की, वहां तक 1990 के दशक में यंग नरेंद्र मोदी जी ने लाल चौक पे तिरंगा फहराया था, वहां से लेके 2024 लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रेपरेशन तक, इन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, अगर आप जीएनके की पॉलिटिक्स में, जीएनके की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा जरूरी है। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो बड़ी जरूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो से आपको पता लग जाएगा कि 1947 से लेके 2024 तक बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में क्या क्या किया है और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सिचुएशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एक कमाल का सफर। चैप्टर नंबर 1, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंसिडेंट। दोस्तों, बीजेपी का रिश्ता जम्मू कश्मीर के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से शुरू होता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ, जिसको आज के समय की बीजेपी के तौर पे जाना जाता है, उसके फाउंडर थे। उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग फ्लैग के खिलाफ आवाज उठाना शुरू की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक बड़ा फेमस स्लोगन था कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विजिट किया कश्मीर को, लेकिन उनके पास परमिशन नहीं थी। आप समझ पा रहे हैं उस सिचुएशन को, जब अपने ही देश में एक कोने से दूसरे कोने जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। और ये सभी एरियाज के लिए नहीं था, पर्टिकुलर एरियाज के लिए, कश्मीर जैसे रीजन्स के लिए। और वैसे भी 1953 में सेंटर में सरकार कांग्रेस की थी, यहाँ पे रीजनल पार्टी शेख अब्दुल्ला जी की पार्टी गवर्न कर रही थी, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ से जुड़े थे। तो वो कश्मीर जाते हैं इस इश्यू को लेके कि हमारे देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। और वो पूछते हैं कि आपके पास परमिशन है कश्मीर में आने की? उनके पास परमिशन नहीं रहती। इसके लिए उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और कस्टडी के दौरान ही उनका निधन हो जाता है। दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान से बीजेपी के अंदर, जहां उस समय की भारतीय जनसंघ के अंदर कश्मीर के मुद्दे पे एक लगाव सा हो गया। उन्होंने समझ लिया, उन्होंने इस बात को ठान लिया कि कश्मीर का मुद्दा सॉल्व करके ही रहेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान आज भी बीजेपी भूली नहीं है, और जब भी बीजेपी की रैलीज निकलती है उसमें एक स्लोगन जरूर निकाला जाता है कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। चैप्टर 2, मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों, 1990 के दशक में जम्मू एंड कश्मीर एक भारी मुसीबत से जूझ रहा था, जिस मुसीबत का नाम था मिलिटेंसी, आतंकवाद, टेररिज्म।
दोस्तों, जब देश भर में हालात बिगड़ने लगे मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर को लेके कि जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म बढ़ रहा था, जम्मू एंड कश्मीर में अलगाववादी जो लोग थे वो बढ़ रहे थे, सेपरेटिस्ट फीलिंग्स को एराइज करने वाले लोग बढ़ रहे थे, तो इससे देश भर में हालात बिगड़ने लगे। जब देश भर में हालात बिगड़ने लगे तो भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर को एक सेंट्रल लेवल का इशू बनाया और कश्मीर इशू को सॉल्व करने के लिए कई सारी सिफारिश की उस समय की सेंट्रल गवर्नमेंट को, उस समय की स्टेट गवर्नमेंट को। कई समय तक जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल भी इम्पोज रहा और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में पाकिस्तान के साथ कई सारी पीसफुल टॉक्स की गई। लाहौर दिल्ली बस सर्विस इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, लेकिन उसके तुरंत समय बाद, कुछ समय बाद कारगिल का युद्ध हो गया, जिसके साथ ये सिद्ध हो गया कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी ने अपने पैर इस तरह से जमा लिए हैं कि उसको तोड़ पाना काफी मुश्किल रहेगा। चैप्टर 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लाल चौक पर तिरंगा फहराना जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। दोस्तों, साल था 1991 जब जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म, मिलिटेंसी, उग्रवाद ये अपनी चरम सीमा पे था, टॉप लेवल पे था। इस लेवल तक था कि लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था। अगर कोई तिरंगा वहां पे फहराता था तो अलगाववादी लोग, टेररिस्ट उसकी हत्या कर देते थे। इस बीच नरेंद्र मोदी जी, जो वर्तमान समय में भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी के एक यंग लीडर थे। उन्होंने एक संकल्प लिया कि वो लाल चौक पे तिरंगा फहराएंगे। नरेंद्र मोदी जी आते हैं जम्मू कश्मीर में और लाल चौक पे तिरंगा फहराते हैं। इसके कारण जम्मू एंड कश्मीर में जब वो लाल चौक पे तिरंगा फहराते हैं तो नरेंद्र मोदी जी की इमेज बड़ी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है और वो पूरे भारत में छा जाते हैं। सभी को लगता है कि यार ये कौन सा लीडर आ गया जिसने इतनी चरम सीमा पे मिलिटेंसी है तब भी लाल चौक पे तिरंगा फहराया है। जिसके बाद नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक प्रमुख लीडर के तौर पे उभरते हैं। चैप्टर 4, कोलिजन गवर्नमेंट इन 2014। दोस्तों, साल 2014 का लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। दोस्तों, साल 2014 में हुए लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने जम्मू रीजन में काफी अच्छा परफॉर्म किया और 25 सीट्स सिक्योर की और उन्होंने पीडीपी के साथ, जिसने 28 सीट्स सिक्योर की थी, इनके साथ मिलके कोलिजन गवर्नमेंट बनाई, जिसमें सीएम बने थे पीडीपी के और डिप्टी सीएम बने थे हमारे बीजेपी के। दोस्तों, इससे पहले यानी 2014 से पहले बीजेपी को जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट में डायरेक्ट हिस्सा लेने का कभी भी मौका नहीं मिला था, लेकिन ड्यू टू द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, ड्यू टू द सम इश्यूज, ये जो कोलिजन गवर्नमेंट थी पीडीपी की और बीजेपी की, ये 2018 में टूट जाती है, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर एक बार फिर से गवर्नर रूल के अंडर आ जाता है। चैप्टर 5, एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370। दोस्तों, डेट थी 5 अगस्त 2019 जब पार्लियामेंट में प्रोसीजर स्टार्ट होता है जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाला आर्टिकल 370 इसका एबॉलिश करने का। और 9 अगस्त 2019 को इस बिल को प्रेसिडेंट के द्वारा असेंट भी मिल जाती है और 31 अक्टूबर 2019 को यह बिल लागू हो जाता है, जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर जो पहले स्टेट थी उसको अब 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। जब आर्टिकल 370 एबॉलिश्ड हुआ तो पूरे देश भर में जश्न मनाया गया, लेकिन कश्मीर के रीजन्स में कश्मीर के लीडर्स जिनको आर्टिकल 370 से फायदा रहता था, जिनको आर्टिकल 370 से अपने आप में ना वो अपने आप को शहंशाह समझते थे, जब आर्टिकल 370 एबॉलिश्ड हुई तो उन लीडर्स ने लोगों को भड़काना शुरू किया, जिसके तहत
कश्मीर में काफी अनरेस्ट माहौल रहा। कश्मीर में कई जगह प्रोटेस्ट भी हुए आर्टिकल 370 को लेके। लेकिन जब आर्टिकल 370 एबॉलिश्ड हुआ उसके बाद सेंट्रल लॉज डायरेक्टली एप्लीकेबल हो सके जम्मू कश्मीर में, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट कई सारी स्कीम्स सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट के लिए, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए जम्मू एंड कश्मीर में लेके आई। चैप्टर 6 रिसेंट डेवलपमेंट इन जे&के। दोस्तों, आर्टिकल 370 के एबॉलिश्ड होने के बाद बीजेपी ने जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट चरम सीमा पे की है। इसको हम कुछ फैक्ट्स के रूप में समझेंगे। पहला आता है एजुकेशनल हब। दोस्तों, जिस जम्मू कश्मीर को एक दो दशक पहले इस चीज के लिए जाना जाता था कि जहां पे कोई भी टॉप लेवल का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं है और जहां के बच्चे बाहर की स्टेट्स में पढ़ने के लिए जाते हैं, और आज उसी जम्मू कश्मीर में 2 एम्स है, IIM है, IIT है, और आज ऐसी सिचुएशन बन गई है कि बाहर के स्टेट्स के बच्चे आज जम्मू कश्मीर में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जिसके कारण जम्मू एंड कश्मीर की GDP को भी ग्रोथ मिली है। दोस्तों, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज भी जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है आर्टिकल 370 के अबॉलिश्ड होने के बाद। दोस्तों, तीसरा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हम समझेंगे बॉर्डर एरियाज का। आज अगर हम बॉर्डर एरियाज की बात करें तो वहां पे घर घर में बंकर बना के दिए हैं। वैसे तो आज पूरी तरह से शर्लिंग जो है वो रोकी गई है। आज गोलीबारी बिल्कुल बंद हुई है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन अगर बाय चांस पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत करता है और गोलीबारी करता है, फिर भी लोगों के पास सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम है, क्योंकि उनके घरों में बंकर बने हैं। वो अपने बंकर में जा सकते हैं, जिसके कारण उन्हें गोली का, गोलों का कोई डर नहीं रहेगा। इसी के साथ साथ आज जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर एरियाज में रोड्स की सिचुएशन बड़ी अच्छी रही है। अगर हम लोकल ग्राउंड लेवल की बात करें और लोगों की सुने तो लोग ये कहते हैं कि आज से कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले यहाँ पे पैदल चल पाना मुश्किल होता था, लेकिन आज आप वहां पे गाड़ी ले जाओ, ट्रक ले जाओ, कोई भी व्हीकल ले जाओ, आप वहां पे आसानी से लेके जा सकते हो, जिसके कारण अगर कभी पाकिस्तान से जंग होती है तो हम भारतीय सेना वहां तक जल्दी पहुंच सकती है, और वहां के लोगों को भी अपनी डेली लाइफ में काफी मदद मिली है। क्योंकि जब कोई बॉर्डर का इलाके का एरिया उसने जम्मू जाने तो उसको उन रोड्स पे काफी टाइम लगता था जो टूटे हुए होते थे, गड्ढे होते थे, लेकिन आज जब रोड बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, स्मूथ रोड है, तो आज वो अपना समय बचा के आसानी से कंफर्ट होके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। चैप्टर 7 लोकसभा इलेक्शन 2024। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि 2024 में पूरे भारत में लोकसभा के इलेक्शन हुए, जिसमें जम्मू रीजन की सीट्स, जम्मू रियासी सीट, कठुआ उधमपुर डोडा सीट, इन 2 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया। कठुआ उधमपुर डोडा सीट की बात करें तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, और जम्मू रियासी सीट की बात करें तो श्री जुगल किशोर शर्मा जी, ये बीजेपी के कैंडिडेट थे और इन्होंने लोकसभा 2024 का चुनाव जो है वो जीता, जिससे ये सिद्ध होता है कि जम्मू रीजन में, जम्मू रियासी हो, किश्तवाड़ हो, डोडा हो, कठुआ हो, उधमपुर हो, सांबा हो, इन रीजन्स में भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मेंटेन रखती है कि जम्मू रीजन में बीजेपी ने एक टॉप लेवल का परचम जो है उसको मेंटेन करके रखा है। चैप्टर 8 लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2024। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में 2024 में अभी इलेक्शन का फेज चल रहा है और तीनों फेजेस की वोटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। जम्मू एंड कश्मीर में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जम्मू रीजन में बीजेपी काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है। कश्मीर रीजन में भारतीय जनता पार्टी का उतना स्ट्रॉन्ग होल्ड मेंटेन नहीं कर पाई है, क्योंकि वहां पे जो रीजनल पार्टीज है, इंजीनियर राशिद जी की पार्टी होगी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी की नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, महबूबा मुफ्ती जी की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो गई, अल्ताफ मुख्तारी जी की अपनी पार्टी हो गई, आज़ाद जी की आज़ाद पार्टी हो गई,
इन रीजनल पार्टीज ने वहां पे अपना होल्ड मेंटेन करके रखा है, जिसके तहत जम्मू रीजन में तो बीजेपी काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है, 3 फेजेस की वोटिंग भी ये दर्शाती है। लेकिन कश्मीर रीजन में जो रीजनल पार्टीज है लाइक नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अल्ताफ मुख्तारी जी की पार्टी, गुलाम नबी आजाद जी की पार्टी, इंजीनियर राशिद जी की पार्टी, ये वहां पे स्ट्रॉन्ग होल्ड मेंटेन करके रखी है। चैप्टर 9 द फाइनल कंक्लूजन। दोस्तों, बीजेपी का जम्मू कश्मीर के साथ सफर 1950 के दशक में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से शुरू हुआ, जो आज तक चल रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान से लेकर आर्टिकल 370 के एबॉलिशन तक भारतीय जनता पार्टी का सपना रहा है पीसफुल और यूनाइटेड भारत। अब आने वाले समय में 8 अक्टूबर को यह पता लग जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की क्या सिचुएशन है, कहां पे उनको काम करना है, क्योंकि 8 अक्टूबर को असेंबली इलेक्शन के चुनाव है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, ये जो चेंजेस किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, एजुकेशनल हब बनाया है जम्मू को, बॉर्डर एरियाज में इतनी डेवलपमेंट की है, क्या ये जम्मू एंड कश्मीर को एक नए दौर की तरफ लेके जा रहा है? और क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार का चुनाव अपने दम पे जीत सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना भारतीय जनता पार्टी का सफर, भारतीय जनता पार्टी का रोल 1947 से लेके 2024 तक जम्मू एंड कश्मीर में। आने वाले वीडियोस में हम और ऐसे ही असेंबली इलेक्शन के मुद्दों के बारे में बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। इसके साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन क्लिक कर लो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना इसको अपने दोस्तों के साथ जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है। बहरहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय।